हेलो बच्चों, आज का जो सेशन है वो है दीर्घ उत्तरी का, जिसमें 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न है ना। और उनका जो उत्तर होता है थोड़ा विस्तार में होता है। पहला जो प्रश्न है, समानांतर प्लेट संधारित्री की धारिता के लिए व्यंजन ज्ञात करना है। समानांतर प्लेट कल की क्लास में हमने देखा था, दो प्लेट एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानांतर होता है, पैरेलल प्लेट होता है, और उनको किस तरह से चार्ज किया जाता है ना। यदि प्लेट के बीच में कोई पैराविद्युत माध्यम रख दिया जाए, प्लेट के बीच में कोई हम पैराविद्युत माध्यम रख देते हैं, है ना। दो प्लेट के बीच में, है ना, ऐसा दो प्लेट लिया जाता है, इसको चार्ज करते हैं, इसके पास इसको लेके आते हैं, फिर इसको अर्थ करने पर ये प्लेट चार्ज हो जाता है ना। और इन दोनों के बीच में एक विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। ये धनावेश, ये ऋणावेश है, तो इनके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार ये जो कैपेसिटर है या संधारित्र है, ये एक बैटरी की तरह काम करता है ना। आगे लिखा है, यदि प्लेट के बीच में कोई पैराविद्युत माध्यम रख दिया जाए, इसके बीच में हम कोई पैराविद्युत माध्यम रख देते हैं, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, उस पर प्रश्न है। संधारित्र का एक उपयोग भी बताना है ना। तो रेडियो सेट पे संधारित्र का उपयोग किया जाता है, कल के प्रश्न में भी हमने देखा था। तो इसको आज देखते हैं विस्तार से। तो पहला, तो हमने यहाँ दो प्लेट लिया हुआ है, ए और बी, है ना। अब ए को धनावेश देने पर बी के निकट जो ये जो निकट वाला जो एरिया है, ए के पास वाला ये वाला प्लेट है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। इसको पूरा प्लस चार्ज देने पर ये प्लस, इसके दो इसका दो फेस है ना, दो तल है इसका, एक अंदर का तल और एक बाहर का तल। अंदर का तल में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर का तल में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्रकार से, है ना। ये करने के बाद इसको जब हम इसको पृथ्वी के समवर्ती कर देते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग करने पर, है ना, पृथ्वी से संपर्क करने पर इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आके भर देते हैं, और इस प्रकार से ये जो है न्यूट्रल हो जाता है, एक प्रकार से ना, उदासीन हो जाता है। और इसके बाद जब हम इसका अर्थिंग को हटा देते हैं, ये करने के बाद अर्थिंग को जब हटा देंगे, तो इस प्लेट पे केवल और केवल नेगेटिव चार्ज रह जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज जो है पूरी प्लेट में, है ना, पूरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इस पूरी प्लेट में पॉजिटिव चार्ज। ये करने के बाद अब अब मान ला प्लेट के, दोनों प्लेट के बीच का दूरी को हम स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, है ना, इंगित करते हैं। दोनों प्लेट के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे, दर्शाएंगे। और आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है उसको हम सिग्मा से दर्शाएंगे। पृष्ठ घनत्व का मतलब प्रति क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेशों की संख्या को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, इसको हम सिग्मा से दर्शाएंगे, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन तो हम कल भी देखे थे, है ना। ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और समीकरण 1 और 2 पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि विभव क्या होता है, विभव का मान, फॉर्मूला क्या होता है, ई गुणित डी। ई का मान यहाँ पे रख देंगे तो वी बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू डी हो जाएगा। और समानांतर प्लेट में संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र देखा था हमने, सी बराबर क्यू बटा वी। तो वी का मान यहाँ से रख देंगे। इस प्रकार सी का एक मान हमको याद रखना है, एप्सिलॉन 0 ए बटा स्मॉल डी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है ना, मुख्य सूत्र है, इसको याद रखना है हमको इस चैप्टर के लिए। अब यदि संधारित्र के बीच में एक पैराविद्युत माध्यम, जिसका पैराविद्युतांक क्या है, के है ना। पैराविद्युतांक के बारे में बात किया था, ये कौन से मटेरियल से बना होता है, ऐसा मटेरियल से बना होता है जिसमें इसमें धारा प्रवाह नहीं होता, लेकिन वो धारा प्रवाह, है ना, लेकिन विभव में अंतर को सपोर्ट करता है। तो पैराविद्युतांक के रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी गुनी हो जाती है, के गुना हो जाता है। इसमें अगर हम इसी में देखो, ये फॉर्मूला देखो, एप्सिलॉन 0 ए बटा डी है। कब है ये फॉर्मूला, जब बीच में हवा हो। अगर उस बीच में पैरेलल प्लेट के बीच में अब हम कोई ऐसा मटेरियल डाल देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, पैराविद्युतांक वाला मटेरियल डाल देते हैं, तो जितना इसका के का मान होगा, है ना, जितना इसका ये इसके को क्या कहते हैं, पैराविद्युतांक का मान होगा, उतना ये धारिता जो इसका बढ़ जाएगा। तो जब इसमें हम बीच में पैराविद्युतांक वाला मटेरियल रख देंगे, मटेरियल रखने पर इसका जो कैपेसिटी है वो के गुना बढ़ जाएगा।
है ना, ये स्मॉल डी, है ना। तो देखिए जब हवा में रखते हैं तो उसका धारिता कितना रहेगा, एप्सिलॉन जीरो ए बटा डी। और बीच में को हम पैराविद्युतांक वाला कोई मटेरियल रख देते हैं तो उसका धारिता कितना बढ़ जाएगा, इसमें इसी में हमने के का मल्टीप्लाई किया तो धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका उपयोग रेडियो सेट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन ज्ञात करना है जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक पैराविद्युतक माध्यम स्थित हो। तो इसमें दो प्रश्न और हैं। यदि दोनों प्लेट के बीच पूर्णतः पैराविद्युतक पदार्थ उपस्थित हो तो धारिता का सूत्र क्या होगा। और दूसरा है, यदि पैराविद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सवाल हमने कल भी देखा था। धातु रखेंगे तो पैराविद्युता, क्योंकि धातु सुचालक होते हैं तो धातु का उपयोग हम नहीं कर सकते, है ना। अब इसमें ए और बी के बीच में एक पैराविद्युत पट्टी रखा हुआ है ना। पैराविद्युत पट्टी किस प्रकार का होता है, कुचालक होता है एक प्रकार का, है ना। तो इसमें अभी हमने सूत्र को ज्ञात किया था, C बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटा डी, है ना। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, डी पे निर्भर करता है। डी अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C जो है ये ऊपर में है, C जो है ना, धारिता का मान ऊपर में है और ये जो डिस्टेंस है वो नीचे में है। ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो धारिता का मान कम हो जाएगा, है ना। दूसरा क्षेत्रफल जो है ए, क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्लेट का अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इस प्लेट का हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे। ये प्लेट कैसे दिखेगा, मान लो इस प्रकार का प्लेट है ना। इस प्लेट को और लंबा कर दें और चौड़ा कर दें तो इसका धारिता का मान बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन जीरो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, नियत है ना। इसी में हमने बीच में एक पट्टी रख दिया, पैराविद्युत पट्टी रख दिया। पट्टी रखने पर इसका जो अंतिम परिणामी होगा, है ना, पैराविद्युत पट्टी रखने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई बराबर एप्सिलॉन जीरो माइनस एप्सिलॉन पी। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो क्या है, ध्रुवण की दिशा है, जिसके कारण पट्टी के अंदर एक अन्य विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है ना। तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ए और बी के बीच का, और ईपी जो है वो जो पैराविद्युत पट्टी है इसके अंदर जब आवेश आवेश का अलग अलग होता है ना, धनावेश एक तरफ और ऋण आवेश इस प्रकार हो जाता है ना, कि ये इधर में धनावेश आ जाता है, इसमें ऋण आवेश हो जाता है, और धनावेश और ऋण आवेशित होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है अंदर की तरफ, है ना। तो ई जीरो जो है ये बाहरी विद्युत क्षेत्र है, और अंदर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो ईपी है। ईपी किसका है, पैराविद्युत पट्टी का विद्युत क्षेत्र है, और ई जो है वो जो ई जीरो है वो बाहरी विद्युत क्षेत्र है। ये बाहरी विद्युत क्षेत्र क्यों बना है, ये पट्टी जो है धनावेश है और ये पट्टी ऋणावेश है, इस वजह से ई जीरो बना है इधर से इधर की ओर। और अंदर जो पट्टी है उसमें ईपी बना है ना। पैराविद्युत पट्टी में ईपी उत्पन्न हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है। ईपी का मान ई से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ई का मान कितना हो जाएगा, कुल विद्युत कितना विभव उत्पन्न होगा, ई बराबर बाहरी विभव माइनस आंतरिक विभव। अब यहाँ पे v का मान निकाल सकते हैं, v बराबर ई जीरो डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, है ना। इसको नाम दिए समीकरण 1। अब इसी में हम इन मानों को रखेंगे, v बराबर, है ना, v बराबर ई जीरो डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ये समीकरण 1 हो गया। हाँ, समीकरण दूसरा जो है, समीकरण दूसरा के बराबर होता है ई जीरो बटे ई, है ना। तो ई डैश का मान क्या हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा, है ना। इसको इधर पक्षांतर किए, इसको इधर पक्षांतर किए, ई का मान हो जाएगा ई जीरो बटे के, है ना। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब बीच की दोनों पट्टी के बीच में हम कोई पैराविद्युतांक माध्यम रख देते हैं तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से v बराबर ई जीरो डी टी माइनस टी प्लस ई जीरो बाई
ई का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ई का मान रखेंगे, कितना आएगा E0/K। ठीक, अगला समीकरण है V बराबर E0 D-T+T/K। ये समीकरण 3 हो गया। किंतु E0 का मान σ/ε0 भी होता है ना। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा जो होता है वो वो आवेश पृष्ठ पे होता है ना। ये होता है आवेश पृष्ठ का घनत्व। सिग्मा का मान होता है प्रति क्षेत्रफल में आवेश की संख्या कितनी है। तो सिग्मा का मान यहाँ पर रख दिया Q/E Q/A π/0 पहले से है। तो समीकरण 3 से हम E0 का मान रखेंगे यहाँ पर, है ना। E0 का मान जो है यहाँ पे रख दिया हमने। तो ये सारा समीकरण जो है ये व्यवस्थित होके इस रूप में आया। V का मान Q/A ε0 D-T+T/K आया। अब धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, है ना। तो V का मान रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे। तो Q ऊपर से नीचे ये Q कट जाएगा, है ना। और नीचे में जो बचेगा उसको और रीअरेंज करने के बाद ये वाला हमको मान मिलेगा। C बराबर ε0 A/D-T ब्रैकेट में 1-K। ठीक है, इसमें से क्या किया है, D-T को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यदि पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो, यदि ये तो किसके लिए, हाफ पराविद्युत वाले पदार्थ के लिए, अगर पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ उपस्थित हो तो T का मान किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा, है ना। T का मान D के बराबर हो जाएगा। T किसका मान है, ये T जो है पराविद्युत का पट्टी का मान है। अब उसमें ये कह रहा है कि इस T का मान को हम D के बराबर ले लें, मतलब इस बीच में पूरा हम अगर पराविद्युत का माध्यम रख दें, मोटा पट्टी लें पराविद्युत का, तो उस स्थिति में है ना, इसमें T का मान D रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा D-D, है ना। T की जगह D रखेंगे तो D-D 1-1/K। अब यहाँ से है ना D का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इक्वेशन रीअरेंज करेंगे। तो इस प्रकार हमको C बराबर ये वाला K/ε0 A/D, ये वाला सूत्र हमको याद रखना है ना। क्या है, C बराबर K/ε0 A/D। तो धारिता किस पे निर्भर करता है, K पे निर्भर करता है, A पे डिपेंड करता है, और दोनों बीच का पट्टी का बीच का दूरी पे तय करता है। ठीक है, यदि दोनों प्लेट के बीच T मोटाई की धातु प्लेट हो तो K का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। अब इसमें पूछ रहा है दूसरा प्रश्न में, दोनों के बीच में अगर धातु प्लेट रख देते हैं, है ना, तो क्या होगा, क्योंकि धातु का K होता है अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो समीकरण 4 में C बराबर ε0 A/D-T 1-1/∞, है ना। अनंत रख दिया। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत को हम लिख सकते हैं गणित में, अनंत को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0। यहाँ पे लिख देंगे 1/0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/0। तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 का गुणा फिर D-T से होगा, तो बचेगा क्या, D-T ही बचेगा इसमें, है ना। इसमें हम ε0 A/D-T, इसमें से क्या बच जाएगा, 1 - 0। इसको हल करने पर कितना आएगा, C बराबर ε0 A/D-T ही रह जाएगा। अगला प्रश्न है आवेशित चालक की ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। U बराबर, है ना, U बराबर 1/2 CV², जहाँ C चालक की धारिता है, अभी उसका विभव है।
तो सबसे पहले जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है ना। आवेश करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। यही कार्य चालक में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो हम कार्य करते हैं आवेशित करने के लिए, वो कार्य जो है ऊर्जा के रूप में, और कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसमें आवेशित चालक की ऊर्जा, जिसे आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो माना कोई चालक है जिसको हम क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, वी हो जाता है ना। चालक को जब हम आवेश से भर देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है। ठीक है, विभव उसका बढ़ जाता है, क्योंकि चालक के विभव में शून्य से क्रमशः वृद्धि होती है एवं अंतिम विभव वी हो जाता है। तो अतः कहा जा सकता है कि अब इसका विभव कैसे बढ़ रहा है, देखिए इसका विभव कैसे बढ़ेगा, शून्य से बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, वी तक जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा, शून्य प्लस वी, वी बटा दो, शून्य प्लस वी, वी हो जाएगा बटा दो, औसत निकाल रहे हैं इसलिए, तो वी बटा दो हो जाएगा। अतः चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आवेश गुणित औसत विभव। तो आवेश कितना है, क्यू है, आवेश का मान कितना है, क्यू है, और विभव कितना है, औसत, वी बटा दो। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू इंटू वी। ये क्या है, ये है किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने के लिए किया गया कार्य 1/q इंटू वी, है ना। अब ये क्योंकि ये जो किया गया कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं U बराबर, U जो है वो स्थितिज ऊर्जा का मात्रा को दर्शाता है, और W जो है किए गए कार्य को दर्शाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं U बराबर 1/2 क्यू इंटू वी। जितना कार्य करेंगे उतना स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो जाएगा, इसलिए किए गए कार्य को हम लिख सकते हैं कि U बराबर 1/2 क्यू गुणित वी। यही आवेश तथा विभव के पदों में आवेशित चालक का ऊर्जा का सूत्र है ना। यदि चालक की धारिता C हो तो Q बराबर C इंटू वी भी लिख सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 से हम यदि चालक की धारिता C है तो Q बराबर C इंटू वी होता है ना। तो समीकरण 1 से हम V का मान रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। U बराबर 1/, Q की जगह क्या रखेंगे, Q की जगह रखेंगे C। इसी सूत्र में हमने Q की जगह क्या रखा, C इंटू वी रखा, C इंटू वी रखा। तो V से V का गुणा होगा, V स्क्वायर हो जाएगा, C वैसे ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 1/2 C V स्क्वायर, है ना। यही धारिता का विभव के पदों में आवेशित चालक की ऊर्जा का सूत्र है ना। इस सूत्र को याद रखना है ना। 1/2 सी वी स्क्वायर, सी क्या है, धारिता, और वी क्या है, विभव। तो उसमें अब हम u से, अब इसका मान को हम u में रख देंगे, है ना। इस ये जो u बराबर हमको क्या मिला, 1/2 सी वी स्क्वायर। फिर से q बराबर सी वी रखने पर यहाँ से हम निकाल सकते हैं v का मान q बटा सी। तो v का मान यहाँ पे q बटा सी रख देंगे तो क्या बन जाएगा, है ना। पहला क्या निकाला था हमने, u बराबर 1/q 1/cv स्क्वायर, है ना। अब ये बोला जा रहा है कि q बराबर क्या होता है, c इंटू वी होता है ना। तो यहाँ पे v का मान रखेंगे q/c, v का मान q/c रखने पर कहाँ पर रखेंगे, ये वाला समीकरण में रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u बराबर 1/2 गुणित c गुणित v का स्क्वायर। अब यहाँ पे v का स्क्वायर रखेंगे तो क्या बन जाएगा, q का स्क्वायर बटे c का स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा q स्क्वायर बटा c का स्क्वायर। तो c से एक c कट जाएगा, एक से कट जाने पर यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 1/2 क्यू स्क्वायर, ऊपर में क्यू स्क्वायर बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, c, है ना। तो फिर से लिखते हैं इसमें, ये वाला इसमें लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा c। यही आवेश की धारिता तथा पदों में आवेशित
चालक की ऊर्जा का सूत्र है। तो ये तीनों सूत्र को याद रखना है। कौन कौन सा सूत्र? U बराबर 1/2 Q गुणित V, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और इसी में हम अलग अलग इसी को रूप लिखे हैं, है ना। Q का वैल्यू को रख देंगे CV, तो CV स्क्वायर हो जाएगा। V का मान रखेंगे Q/C, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 Q² ये तीनों फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एक विभव किसे कहते हैं? एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजन ज्ञात करना है। है ना। तो यहाँ पे विभव के बारे में पहले भी एक प्रश्न पूछा हुआ है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 क्रमांक पे पहले इसकी चर्चा हो चुकी है। आगे जो है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजन ज्ञात करना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजन ज्ञात करना है ना। कोई आवेश है Q, इस Q आवेश के कारण किस बिंदु पर, है ना, ये बिंदु मान लो x दूरी पर रखा हुआ है या r दूरी पर रखा हुआ है। माना एक आवेश है, बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है स्मॉल q, और r दूरी पर स्थित, ठीक है, हमको विद्युत इस r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर हमको इसका ज्ञात करना है विद्युत विभव, कितना इस पे विभव उत्पन्न हो रहा है ना। तो सूत्र से E बराबर K गुणित Q/r², है ना। इस पर कितना प्रभाव डालेगा, कितना विभव उत्पन्न होगा, कितना कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होगी, K गुणित इस चार्ज का मात्रा Q बटा दोनों के बीच के दूरी का वर्ग। इस K को हम लिख सकते हैं 1/4πε0, है ना। इसका वैल्यू भी होता है फिक्स वैल्यू 9 × 10⁹ है ना। अब जो K है ना, जहाँ K माध्यम परावर्तितांक, अगर यदि ये निर्वात में रखा हो तो ये वाला वैल्यू आएगा, और यदि बीच में अगर कोई अन्य माध्यम रखा हुआ है तो यहाँ पे नया एक टर्म्स जुड़ जाएगा K। E बराबर 1/4πε0 K Q/r², जहाँ K माध्यम का परावर्तितांक है ना। यदि A के समीप dx अल्प दूरी पर बिंदु B हो तो एकांक धनावेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या है? बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पे लगेगा तीव्रता गुणित विस्थापन, है ना। विद्युत क्षेत्र में उस आवेश की तीव्रता गुणित विस्थापन, तो तीव्रता का हो गया E, और विस्थापन कितना हो रहा है -dx। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि विपरीत दिशा में इसको विस्थापित किया जा रहा है ना। तो E × dx बराबर हो जाएगा किया गया कार्य। E का मान रखा, ऊपर से E का मान रख दिया, और यहाँ पे रखा dx, है ना। यहाँ पे देखिए ये आवेश है Q, यहाँ पे अनंत से A पर लाने के लिए किए गए कार्य की गणना कर रहे हैं। मान लो x दूरी पर लाया, है ना। तो यहाँ पे एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P पर लाने के लिए किए गए कार्य को हम लिखेंगे V बराबर, यहाँ पे ब्लरिंग हो रहा होगा, यहाँ पे लिखेंगे V बराबर माइनस समाकलन का चिन्ह D इंटू किए गए कार्य, है ना। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? अनंत से P बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, अनंत से R दूरी पर लाने के लिए किया गया कार्य। तो इस कार्य को हमने ऊपर में लिख दिया है अलग से, है ना। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर हमको ये जो है परिणाम मिलेगा।
समाकलन करने पर हमको ये जो है परिणाम मिलेगा, v बराबर 1/4πε0 के क्यू बटा आर, है ना। यही बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का सूत्र है। क्या फॉर्मूला है? v बराबर 1/4πε0 के गुणित q बटा r। मतलब विभव किस पर निर्भर कर रहा है? विभव निर्भर कर रहा है, ये सब अगर कांस्टेंट है तो आवेश की मात्रा पे डिपेंड करता है और दूरी पर डिपेंड करता है, कितनी दूरी पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? किसी बिंदु विभव द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजन हमको निगमित करना है। अक्षीय स्थिति वह बिंदु जहां विभव का मान ज्ञात करना है, वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को बढ़ाई गई रेखा पर स्थित हो, है ना। अब देखो यहाँ पे दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, एक है धनावेश और एक ऋणावेश, एक धनावेश और एक ऋणावेश है ना, जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये धनावेश है, ऋणावेश है। इसी धनावेश ऋणावेश को मिलाता हुआ रेखा क्या कहलाता है? अक्षीय रेखा कहलाता है। और इस अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु को हम कहेंगे अक्षीय बिंदु ना, उसकी उस बिंदु की अक्षीय स्थिति। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, जो कि क्यू और धन क्यू और ऋण क्यू आवेश से बना हुआ है ना। इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाएगा द्विध्रुव। दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l है ना, इसको 2l से सदैव दर्शाया जाता है। इस 2l का मान कुछ भी हो सकता है ना। इसके कारण अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, धनावेश और ऋणावेश। इन धनावेश और ऋणावेश को मिलाते हुए हमने एक रेखा बनाया है ना। जैसे यहाँ पे एक ऋणावेश है क्यू, इस बिंदु को हमने ऋणावेश ले लिया, इस बिंदु को हमने धनावेश ले लिया, और इन धन और ऋण आवेश को मिलाते हुए हमने एक रेखा बनाया। इसको कहेंगे हम इस द्विध्रुव का, इसको संयुक्त रूप से कहेंगे द्विध्रुव। और द्विध्रुव को मिलाते हुए आगे हम एक बिंदु ले लेते हैं, उसको इस बिंदु को क्या कहेंगे हम? ये बिंदु जो है वो अक्षीय स्थिति में स्थित है। ये बिंदु जो है अक्षीय अक्ष के अनुदिश उपस्थित है ना। और इसके अभिलंब में अगर कोई बिंदु ले लें तो वो कहलाएगा निरक्षीय। हम निरक्षीय पे बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले जो बात हो रहा है अक्षीय स्थिति का बात हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस क्यू और क्यू प्लस क्यू को मिलाता हुआ एक रेखा बनाया, उस रेखा पे एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। किसके कारण? इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें इस बिंदु पर इस धन आवेश का प्रभाव देखेंगे, इसी बिंदु पर इस ऋण आवेश का भी प्रभाव देखेंगे। धन आवेश के कारण कितना विभव आ रहा है वो देखेंगे, ऋण आवेश के कारण कितना विभव आ रहा है उसको भी देखेंगे। तो मान लिया पहले धन आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, तो अभी हमने विभव का फार्मूला लिखा, v बराबर 1/4πε के क्यू बटा दूरी, है ना। दूरी कितना है? b और p, है ना। दूरी कितना है? bp। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? r है ना। इस बिंदु का हमने इन द्विध्रुव के मध्य से दूरी लिया है r। ये दूरी है, ये पूरा 2l है, तो ये कितना हो जाएगा? l हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी को हमने क्या नाम दिया? 2l नाम दे दिया। अब बिंदु के मध्य से हम ये बिंदु का दूरी ले रहे हैं, कितनी दूरी पर? ये दूरी ले रहे हैं हम r दूरी पर। और हमको ज्ञात करना है, इस बिंदु का नाम दिया a, इस बिंदु का नाम दिया b। अब हमको ज्ञात करना है कि b और p के बीच का दूरी कितना है। कितना हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए तो ये पूरा 2l है, 2l है मतलब ये आधा हो जाएगा l, ये हो जाएगा आधा l, है ना, l। और ये पूरा का पूरा ये मध्य से इस बिंदु के बीच का दूरी r है, और ये जो दूरी है ये l है ना। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? पूरे r में से हम l माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस l। कहाँ से कहाँ तक दूरी है? b और p से बीच का दूरी है। ये बड़ा दूरी r है, ये छोटा दूरी l है। इस बड़े में से छोटा दूरी को घटा देंगे तो बच जाएगा r माइनस l। तो उसी दूरी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, v बराबर 1/4πε0 के क्यू अपन r माइनस l।
यहाँ पे k जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। इसी प्रकार बिंदु A पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। इस बिंदु के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, तो इसका दूरी लेना पड़ेगा हमको। ये दूरी कितना लें? यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी r है, और ये बीच का जो छोटा सा दूरी है वो l है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हो जाएगा l प्लस आर, l प्लस आर, है ना, l प्लस आर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है q माइनस क्यू बटा l प्लस आर। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर प्लस एल, और ऊपर में लिखा है माइनस क्यू, है ना। अब बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव कितना होगा? तो एक होगा V1 और एक होगा V2। तो परिणामी कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। एक के कारण V1 लग रहा है, दूसरे के कारण V2 लग रहा है, तो परिणाम कितना हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर दोनों का मान रख दिया है यहाँ पे। दोनों विभव का मान रखने पर एक धन में है और एक ऋण में है, और एक में ये माइनस है, एक में प्लस में है। इसमें हम जो कॉमन निकलता है, ये कॉमन निकल गया, बाहर निकाल लिए, है ना। और यहाँ पे क्यू भी बाहर निकल गया, ऊपर से क्यू बाहर निकल गया, और नीचे से ये वाला टर्म्स बाहर निकल गया, है ना। ये वाला टर्म्स नीचे से बाहर निकल गया, ऊपर से क्यू बाहर निकल गया। तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर निकल गया। अंदर में जो बचेगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमको ये जो समीकरण है, ये सूत्र है, ये मिलेगा हमको। v बराबर p बटा 4 पाई एप्सिलॉन के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। ये p कहाँ से आया? ये p आया, इसको जब हमने सॉल्व किया, है ना, हल किया, तो यहाँ पे कुछ संख्या, कुछ जो टर्म्स है वो कट जाएंगे और कुछ टर्म्स बच जाएंगे। तो बचा हुआ क्या बचा? 2l बच गया, और यहाँ पे बच गया q। और हमको पता है कि द्विध्रुव का जो मान होता है, द्विध्रुव का मान होता है, जैसे दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इनका बीच का दूरी अगर 2l है, तो द्विध्रुव का मान कैसे निकलते हैं? आवेश को गुणा करते हैं इनके बीच के दूरी से। तो q इंटू 2l, ये क्या हो जाता है? ये कहलाता है द्विध्रुव। उसी प्रकार यहाँ पे भी जो टर्म्स बचा है, q और 2l बच गया, इन दोनों को गुणा किया तो बच गया हमारा p। p का मतलब क्या है? p का मतलब है द्विध्रुव। और नीचे में जो टर्म्स बचा वो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। तो यही जो है फॉर्मूला, यही जो सूत्र है, यही विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र है। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। हवा या निर्वात में हम k का मान को 1 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा v बराबर 1/4 पाई, है ना। ये जो हमने सूत्र याद किया है, इसमें k जो है परावैद्युतांक का मान है। यदि माध्यम हवा हो तो k का मान को हम 1 ले लेते हैं, हवा या निर्वात हो तो k का मान 1 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र बचेगा वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बच जाएगा। इसमें भी यदि r का मान बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा हो l से, r मतलब जो बिंदु का दूरी है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो l से, l मतलब द्विध्रुव के बीच का दूरी कितना होता है? 2l होता है। तो उसका भी आधा कर दें तो कितना हो जाता है? वो l होता है ना। मतलब मध्य बिंदु से किसी एक आवेश के बीच का दूरी को हम l कहेंगे, है ना। इनका बीच का दूरी को क्या कहेंगे? 2l। तो मध्य बिंदु से किसी एक आवेश का दूरी को l कहेंगे। तो r और l को कंपेयर करें, तो यदि r का मान बहुत बड़ा है l से, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? r माइनस एल स्क्वायर को सिर्फ r स्क्वायर लेंगे, है ना। r का मान बहुत बड़ा है l से, तो l को नगण्य कर देंगे, तो इसकी स्थिति में सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो ये सूत्र बन जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। निरक्षीय स्थिति में
निरीक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ या निरीक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। निरीक्षीय, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव के लंब या अर्ध संभावित पर उपस्थित होता है ना। अभी जैसे हमने देखा कि द्विध्रुव एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं द्विध्रुव। मान लो यहाँ पे कोई आवेश है प्लस क्यू और यहाँ पे दूसरा आवेश है माइनस क्यू। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा बनाते हैं तो ये कहलाता है अक्षीय रेखा। ये कहलाएगा अक्षीय रेखा। और इसके अभिलंब में हम अगर रेखा डाल देते हैं तो ये कहलाएगा निरक्षीय। ये कहलाएगा निरक्षीय। तो अभी हमने अक्षीय रेखा पर बिंदु पर अक्षीय रेखा पर रखे किसी बिंदु पर हमने आवेश की गणना किया। अब हम देखेंगे निरक्षीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह द्विध्रुव के लंब के अर्ध समद्विभावक पर उपस्थित होता है तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब इसकी गणना के लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लेंगे। बिंदु लेने पर माना कि एक माइनस और यहाँ पे एक ले लिया प्लस चार्ज। और बिंदु लेने पर हमने ये कहा कि ये जो बिंदु है ये आर दूरी पर स्थित है। ये बिंदु जो है आर दूरी पर स्थित है ना। ये टोटल जो दूरी है दोनों आवेश के बीच का दूरी ये 12 है। और इसके अक्ष के लंबवत एक बिंदु हमने ले लिया P। अभी P का जो दूरी है वो अक्ष से कितना है? R दूरी पर है। तो ये वाला दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? ये वाला दूरी कितना है? ये L है क्योंकि पूरा 12 है तो ये कितना हो जाएगा L। ये हो गया R। तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला दूरी निकल के आ जाएगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब देखेंगे चित्र में हमने द्विध्रुव लिया है प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच का दूरी 12 है ना। और ये हो जाएगा आपका द्विध्रुव P बराबर Q इंटू L, है ना। दोनों के अक्षीय रेखा के लंबवत R दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। इस P पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु B पर उपस्थित है ना। इसको ले लिया हमने A, इसको ले लिया B। अब B पर स्थित चार्ज के कारण इस पर कितना विभव होगा? तो बिंदु B पे धन चार्ज है और इस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी अभी हमने निकाला R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये दूरी भी हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ B और P के बीच का दूरी ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र हम रख देंगे, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K गुणित Q आवेश का मात्रा बटा दोनों के बीच का दूरी BP। तो BP कितना निकाला हमने? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रख दिया उसको मान में। उसी प्रकार जैसे B पर रखे चार्ज के कारण P पर विभव निकाला उसी प्रकार A पर रखे चार्ज माइनस Q के कारण P पर विभव निकाल सकते हैं। तो वो कितना आ जाएगा? वो माइनस में आ जाएगा और इसका बीच का दूरी तो सेम रहेगा। जैसे BP जितना दूरी BP है उतनी दूरी AP है ना। यहाँ पे प्लस Q की जगह माइनस Q आ जाएगा। अब इन दोनों चार्ज के कारण P पर कुल परिणामी विभव कितना आएगा वो निकालना है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों विभव को जोड़ देंगे। परिणामी कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ पे सारे मानों को रखकर जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या क्या निकलेगा? ये निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q निकल जाएगा कॉमन दोनों तरफ से। ठीक है। तो सभी तो इसमें हाँ यहाँ पे बीच में माइनस है ना। ये कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे जो विभव का मान आएगा, देखो ये पूरा का पूरा मान और ये पूरा का मान एक जैसे हैं। अंतर क्या है? सिर्फ चिन्ह का अंतर है। एक धन में और एक ऋण में है। तो धन और ऋण समान मात्रा वाले विपरीत चिन्ह वाले जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? परिणामी 0 बन जाएगा, है ना। सब कुछ टर्म सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो परिणामी क्या बन जाएगा? 0। तो स्पष्ट है कि निरीक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अक्षीय स्थिति में अभी हमने डिराइव किया उसको और निरीक्षीय स्थिति में क्या आ जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां।
ऊर्जा घनत्व क्या है? संधारित्र की ई तीव्रता के क्षेत्र में ऊर्जा व ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है। संधारित्र के प्रति इकाई आयतन की संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र के प्रति इकाई आयतन की संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र जो होता है वो जिस भी मटेरियल का बना होता है, उस मटेरियल का जो आयतन होगा उस प्रति आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा का घनत्व कहेंगे, है ना। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। दो प्लेट के बीच में प्लस और माइनस चार्ज के कारण विभव में एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, प्लस से माइनस की तरफ, है ना, प्लस से माइनस की तरफ। तो इस प्लस से माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा और इस प्लस और माइनस की वजह से विभव में भी अंतर उत्पन्न होगा, है ना। हम जानते हैं कि संधारित्र दो चालकों का निकाय है जिसमें आवेश Q है और दूसरा माइनस Q है। इसमें संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करने हेतु हमें दो अनावेशित चालक एक और दो हम लेंगे, है ना, अनावेशित चालक लेंगे। एक और दो नंबर हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे इसमें चित्र में भी दर्शाया गया, एक नंबर और दो नंबर। हम कल्पना करेंगे कि चालक 2 से 1 में आवेश का स्थानांतरण 1 कूलाम आवेश से होगा जब चालक 1 पर Q आवेश होगा, एक आवेश पर Q आवेश होगा। ठीक है। तो आवेश संरक्षण से 2 पर माइनस Q आवेश होगा, है ना। 1 पर अगर धन आवेश Q होगा तो 2 पर सेम मात्रा में ऋण Q आवेश होगा। जब धन आवेश का स्थानांतरण चालक 2 से 1 में होगा तो हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। इस तरह स्थिति में चालक A पर विभव ज़्यादा होगा और चालक 2 पर विभव कम होगा, है ना। अब हम कल्पना करते हैं कि किसी क्षण में चालक 1 पर आवेश जो है वो Q1 पर 2 है और माइनस Q पर 1 है। इस स्थिति में दोनों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर Q बटा C, है ना। 1 के लिए V1 बराबर Q1 बटा C। C का मतलब क्या है? संधारित्र की धारिता। यदि डेल्टा Q1 आवेश चालक 2 से 1 में स्थानांतरित किया जाता है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य हो जाएगा डेल डब्ल्यू बराबर V इंटू डेल Q, है ना। तो यहाँ पे V का मान रखेंगे Q बटा C, तो Q बटा C इंटू डेल Q। अब इसको हम पूरे क्षेत्र में निकालने के लिए, पूरे क्षेत्र में कार्य निकालने के लिए इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर ये जो है ये C धारिता जो है बाहर निकल जाएगा, Q के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे और समाकलन करने पर हमको ये जो है सूत्र ये प्राप्त होगा। Q की घात 2/2 और लिमिट रखेंगे 0 से Q। यहाँ पे 0 तो रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो बच जाएगा वो है W बराबर 1/2 Q² बाई C, या Q बराबर C भी रखेंगे तो W बराबर 1/CV² हो जाएगा, है ना। यहीं पे हम तो ये जो है किए गया कार्य किस रूप में संचित होती है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है U बराबर W का मान लिखा है 1/2 CV², है ना, या इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1/2 Q² बाई C, है ना, जिसको हम अभी कुछ देर पहले प्रश्न नंबर 2 या 3 में देख चुके हैं। U बराबर, इसको आगे हल करने पर हमको U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E² प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे U बराबर 1/CV² प्राप्त हुआ। अब U बराबर 1/2, अब यहाँ पे C का मान रखेंगे जो कि हमने क्लास के शुरुआत में देखा था, एप्सिलॉन 0 A/D होता है ना। C का मान रखा एप्सिलॉन 0 A/D, इसको रखने पर और इसको पुनः व्यवस्थित करने पर ये मिलेगा हमको 1/2 सिग्मा A², और अब Q का मान सिग्मा A रख दिया, है ना। तो ये सब करने के बाद हमको ये मिलेगा U बराबर 1/2 सिग्मा स्क्वायर A इंटू D बटा एप्सिलॉन 0। अब इसमें E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, है ना। तो यहाँ पे हम सिग्मा की जगह क्या रखेंगे? E एप्सिलॉन 0।
तो सिग्मा हटा के यहाँ पे सिग्मा का मान रखा ई इंटू एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन जीरो बच जाएगा, ई स्क्वायर रह जाएगा ए और डी। ठीक है, अब ए और डी मिलके क्या बन जाएंगे, ये आयतन बन जाएंगे। अगर आयतन इकाई हो, आयतन का मान एक हो, तो यहाँ पे एक बटा दो एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर बच जाएगा। ए इंटू डी कहाँ गायब हो गया, ए इंटू डी क्या कहलाएगा आपका, आयतन। आयतन ये कहलाएगा आपका आयतन। क्षेत्रफल गुणित दूरी, ये हो जाएगा आपका आयतन। क्षेत्रफल में कितने डायमेंशन है, ये मान लो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये मान लो ऊंचाई हो गया, है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई का तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, आयतन। अब यदि प्रति इकाई आयतन, मतलब आयतन का मान इकाई रख दें, यानी कि एक रख दें, तो यहाँ पे एक गुणित एक बटा दो एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर रह जाएगा, है ना। तो ये बच जाएगा यू बराबर एक बटा दो एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। अब कुछ आंकिक प्रश्न ले लेते हैं। एक चालक को 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी धारिता क्या होगी। एक चालक को इतना कूलम देने पर उसकी धारिता क्या होगी। धारिता का मान क्या है, धारिता का जो सूत्र है वो है C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V। तो Q का मान दिया हुआ है 10 की घात माइनस 6, है ना। V कितना दिया है, 100 दिया है, तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 6 रखा, यहाँ पे 100 रखा, और हल करने पर कितना मिलेगा, 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 6, ये कट पिट के बचेगा 10 की घात माइनस 8, है ना। यहाँ पे बचेगा 10 की घात माइनस 8। 10 की घात माइनस 8 को कैसे लिखा हुआ है, 10 की घात माइनस 8 को तोड़ के लिखा हुआ है, 10 की घात माइनस 2 और 10 की घात माइनस 6। 10 की घात माइनस 6 का मतलब ये हो जाएगा माइक्रो, है ना। 10 की घात 6 को क्या कहा जाता है, माइक्रो। 10 की घात 6 को कहा जाता है माइक्रो, है ना। 10 की घात 3 को कहा जाता है मिली, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात माइनस 2, 10 की घात 6 को संयुक्त रूप से लिख दिया माइक्रो फैरड। इसका मात्र क्या है, फैरड। इसका उत्तर आएगा 10 की घात माइनस 2 फैरड, माइक्रो फैरड। तो माइक्रो फैरड की जगह आप सीधा लिख सकते हो म्यू, और फैरड की जगह लिख सकते हैं एफ। प्रश्न नंबर 2 है, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसके पट्टिकाओं के बीच की वायु, बीच में क्या है, वायु है। समानांतर पट्टिका है और उसके बीच में समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसके बीच में वायु है ना। कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, पैरावैद्युतांक वाला कोई अन्य वस्तु नहीं है, केवल वायु है। की धारिता कितना दी गई है, 8 पी एफ दी गई है। पी का मतलब है 10 की घात माइनस 12, है ना। तो यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के स्थान में 6 पैरावैद्युतांक वाला एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले तो दो पैरेलल प्लेट लिया गया, पहले दो पैरेलल प्लेट लिया गया, है ना। इस पैरेलल प्लेट के बीच में पहले क्या था, निर्वात हवा था। इस पैरेलल के बीच में पहले क्या था, हवा था। और इसका धारिता कितना था, इसकी जो कैपेसिटी है धारिता वो 8 पिको फैराड था, है ना, जिसमें 10 की घात माइनस 12 फैराड। अब क्या कर दें, दोनों पट्टिका के बीच की दूरी को आधा कर दें। ये बीच का दूरी मान लो d है, अब d को हम क्या कर दें, d/2 रख दें, d/2 करते हैं। इस पट्टी को खिसका के बीच में ले आए और इसके बीच में एक 6 पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए, है ना। एक ऐसा पदार्थ भर दिया जाए जिसका k का मान कितना है, जिसका k का मान 6 हो। तो अब हमको धारिता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम, जब बीच में हवा है तब उस कंडीशन में धारिता का मान कितना दिया हुआ है, 8 pf दिया हुआ है ना। इसको इससे हम निकाल लेते हैं। C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा डी, है ना। इसका मान कितना दिया हुआ है, 8 pf दिया हुआ है। आप पट्टिकाओं के बीच में 6 पैरावैद्युतांक वाला एक पदार्थ भर देंगे तो इसका धारिता क्या होगा,
इसका धारिता बदल जाएगा और बदल के ये वाला बन जाएगा C2 बराबर K गुणित एप्सिलॉन 0 बटा डी डैश। अब डी डैश की जगह क्या रखेंगे हम? डी डैश की जगह रखेंगे d बटा 2 और K की जगह रखेंगे 6, है ना। K की जगह C1 का मान क्या निकला था वहाँ पे? C1 का मान यहाँ से निकाला था हमने। C1 का मान 8 PF दिया हुआ है ना। C1 बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा 2 एप्सिलॉन A बटा डी, और इसका मान दिया हुआ है प्रश्न में 8 10 की घात -12 फैराड, है ना। और C2 का मान हमने ये रखा हमने के। C2 बराबर फॉर्मूला हो गया के क्यों है? क्योंकि अब बीच में पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ डाल दिया गया है ना। एप्सिलॉन 0 A बटा डी डैश, डी डैश जगह कितना लिखना है? 2 D बटा 2 और K की जगह रखना है 6। तो C2 का मान यहाँ से निकल जाएगा, है ना। यही सूत्र हमने सेकंड कंडीशन का लगाया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज आया सूत्र में? के आ गया, क्योंकि बीच में क्या डाला है हमने? एक पैरावैद्युतांक मटेरियल डाला है हमने, है ना। इस के का मान कितना दिया है? 6। डी का मान कितना रखना है हमको? d बटा 2 और के का मान कितना रखना है? 6। तो अब कितना हो जाएगा? C2 बराबर ये हो जाएगा 6 और ये एप्सिलॉन 0 A बटा डी की जगह हो जाएगा d बटा 2। ये d बटा 2 ऊपर पलट के चला जाएगा तो 6 दिन हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बटा डी, है ना। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? C1 के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह हम रख सकते हैं C1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? यहीं पर लिख सकते हैं C2 बराबर 12 इंटू C1। C2 बराबर 12 इंटू C1। अब C1 का मान कितना दिया है? C1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में 8 गुणित 10 की घात -12। तो यहाँ पर रख देते हैं 12 गुणित 8 गुणित 12 फार्मूले से आया है ना, यहाँ से आया 12, 6 दिन में 12 हो गया। और C1 यहाँ पे रीअरेंज करके हमने देखा, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? C1 लिख सकते हैं। C1 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 8 गुणित 10 की घात -12 फैराड। इसको हल करने पर हमको मिलेगा 12 × 96 गुणित 10 की घात -12 फैराड, है ना। तो दोनों संधारित्र के बीच में निर्वात था, तो उस समय संधारित्र की धारिता कितना थी? 8 गुणित 10 की घात -12। अब बीच में इसको क्या किया हमने? पैरावैद्युतांक के वाला पदार्थ भर दिया और पट्टी को क्या कर दिया? पट्टी को आगे खिसका के इसका बीच का दूरी को आधा कर दिया, है ना। इसका दूरी को क्या कर दिया हमने? आधा भी कर दिया और बीच में एक हमने के पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया। और उस स्थिति में हमने इसका धारिता निकाला, तो कितना आया लास्ट में आंसर? 12 × 96 गुणित 10 की घात -12। तो क्या प्रभाव पड़ा? डी का मान कम हुआ और के इसमें ऐड हो गया, है ना। तो जो धारिता है वो 8 गुना बढ़ गया। धारिता जो है 8 नहीं 12 गुना बढ़ गया। धारिता जो है 12 गुना बढ़ गया। और बाकी का जो सवाल है उसको हम अगले स्लाइड में पूरा करेंगे, ठीक है।